हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ एसएसटी, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। ईच एंड एवरी डिटेल वर्जन हम लोग इसमें करेंगे, साथ में हम लोग वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट उसको नोट डाउन भी करेंगे। द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई हैव राइट नाउ फॉर यू इज दैट कि आप बैठना तो अपनी एनसीईआरटी लेके बैठना, बिकॉज सम पार्ट ऑफ दिस पीपीटी माइट नॉट बी विजिबल टू यू बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली इसमें इतनी बड़ी ये पेज नहीं लगाया जा सकता है। पीडीएफ का आप कितना भी ज्यादा रेक्टिफाई करके आपको उसका क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, इतना छोटा इतने बड़े स्क्रीन पर इसके फॉन्ट बहुत छोटे दिखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तो आप अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो दैट इज होगी, आई मीन इट इज नॉट, अगर बाय एनी चांस नहीं है तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ विच इज फॉर फ्री फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट। जस्ट सिंपली गूगल पे लिख लेना जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा 1 to 1 हम लोग आज ये चैप्टर करेंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने सैम्पल पेपर भी देखा होगा सीबीएसई क्लास 10 का। एंड इन दैट सैम्पल पेपर यू मस्ट हैव सीन कि कितना ज्यादा थ्योरेटिकल एंड एकदम कंसेप्चुअल पेपर आया था। एंड वो तो चलो हमें एक्सपेक्टेशन भी है थोड़ा, और हाँ, जो पिछले कुछ सालों से पीवाईक्यू का पैटर्न चल रहा है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। इवन सेक्शनल आई है चीजें। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं होता था, इकोनॉमिक्स एंड सब अलग अलग होता था, अभी सब मिक्स करके नहीं दिया है। मतलब पिछली बार जो है सब कुछ मिक्स होता था, इस बार सेग्रीगेशन कर दिया फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एंड चैप्टर नेम इज, as you can see, resources and development. Resources and development chapter from geography, chapter number 1. लाइन बाय लाइन आप मेरे साथ थोड़ा सा भी जो है चीजों को रीड आउट करोगे तो यू विल गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर से ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगी। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ये हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर से सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज कि रिसोर्सेज का डेफिनेशन। ठीक है, हमसे बोल रहा है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, it is economically feasible and culturally acceptable, हम उसको रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को रिसोर्स नहीं बोल सकते, दैट्स द मेन थिंग। अब हमसे सबसे पहले एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन आने का, व्हाट इज अ रिसोर्स, राइट। सबसे पहले हमसे ये पूछा जाएगा कि एक्चुअल में ये जो रिसोर्स होता है ये होता क्या है। देखो, हमसे बोला कि एवरीथिंग, क्या है बच्चा, हमसे बोला एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट। जिस एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं, अगर हम उस एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे वो रिसोर्स हो सकती है। एंड हमने बोला कि अच्छा ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रिसोर्स हो सकती होगी। नहीं नहीं, जो चीज हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प से जिसको हम एक्सेस कर पाए, कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चा हम क्या करते हैं जो टेक्नोलॉजी से हम एक्सेस कर पाए, उसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इकोनॉमिकली फीजिएबल भी हो। आप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हो तो उसका कुछ आउटकम भी तो होना चाहिए। दैट इज समथिंग व्हाट इज इकोनॉमिकली फीजिएबल का मतलब होता है। इकोनॉमिक feasibility क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्टेड टू बिल्ड इंडियन रेलवेज इन माउंटेन्स, दैट्स अ वेरी वियर्ड आइडिया, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर जो लैंडस्लाइड होता है कॉन्टिन्यूसली, माउंटेन्स जो है प्लेस आपस में टकराते रहते हैं, अर्थक्वेक आता है, बहुत ज्यादा डिजास्टर्स डिस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पर तो कोई मतलब नहीं ना 1000-2000 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने का। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो पैसे से वहां के बच्चों को कुछ स्किल सिखा सकती है, सो दैट दे कैन एक्चुअली मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड शिफ्ट टू द प्लेन एरिया, या फिर वो बाहर शिफ्ट हो सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट से, राइट। सो समथिंग बच्चा जो जिसको करने का कुछ रिजल्ट तो हो, वो चीज हमें करनी होती है, दैट इज समथिंग विच इज इकोनॉमिकली फीजिएबल। अब मैं बोलना लग जाऊँ, अरे तो जो है
एग्जाम हॉल में एसी लगवा देंगे। हाँ, इकोनॉमिकली फीजिबल है बट इम्पॉसिबल है, दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू एनी रिजल्ट, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। उसके बाद ऐसा भी कुछ ना कर देना भाई कि दुनिया को बुरा लग जाए, उसको जो हमारे दिन दुनिया में संस्कृति है, जो भी लोग मानते हैं उसको एक्सेप्ट भी करें, है ना। आप बोल दो कि अरे नहीं नहीं, जितने भी पूजा पाठ के स्थल होंगे उसको उठा के फेंक देंगे हम तो, नहीं भाई, दुनिया तुम्हें मार पटाई लगा देगी। सो समथिंग जो है वो दायरे में रह के हमें चीजें करनी होती है, तो वो रिसोर्स होती है। और ये पेन मेरे लिए रिसोर्स है कि हाँ, मैं लिख के समझा पा रही हूँ ना आपको इस पूरे पेन से, सो दिस इज डेफिनेटली अ रिसोर्स फॉर मी। इजंट इट वेरी सिंपल, ये किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अब इसको खरीदने में मुझे 4-5 करोड़ तो लगे नहीं है ना। इट इज हार्डली आई थिंक $100 और समथिंग और सो, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है, ये हमारा रिसोर्स होता है। अगर आप इतना लिख के आओगे ना तो फिर टीचर को मजा आएगा आपके मार्क्स काटने में। टीचर को तो मार्क्स काटने से मतलब है, तो आपको ये तीनों चीजें भी इसके साथ लिख के आनी है, तभी आप जाके सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। सो सबसे नंबर वन जो हमारा पोर्शन विच इज दिस पोर्शन, यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा बट ये देखो यहाँ पर, ये ट्राइंगुलर दिखाई दे रहा है। ये ट्राइंगुलर कहता है, ये जो जो भी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी हम अपने दिन दुनिया में बदल रहे हैं, बना रहे हैं, वो एक इंटरैक्शन के वजह से बना रहे हैं। हमारे पास स्कूल है, हमारे पास स्कूल में टीचर्स है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर रखा है, लेकिन हु मेड ऑल दिस? नेचर में चीजें अवेलेबल थी, इंसान के पास दिमाग था, इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाया, तीनों ने एक लूप क्रिएट किया और ये चीजें कॉन्टिन्यूसली चलते आ रही है। तो जो भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप करते हो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रील्स देखिए इंस्टाग्राम पर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लोगों का, लोग बिल्कुल फिट हो रहे हैं, हैंडसम हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है चीजों का, इसमें हमें 3 लोगों की हेल्प चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए 3 लोगों के बीच में। और वो 3 लोग कौन कौन से होते हैं? दैट इज ऑब्वियसली नेचर, ठीक है। दैट इज नेचर, दैट इज ह्यूमन बीइंग, एंड ऑब्वियसली कोई ह्यूमन बीइंग जब कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है, इट कुड बी सिंपली हॉस्पिटल, इट कुड बी सिंपली schools, it could be simply colleges, right? नेचर में हमें क्या मिला? बिल्डिंग बनाने का मटेरियल मिला, नेचर में हमें जगह मिली, लिथोस्फेयर मिला विच इज कॉल्ड एज जमीन मिली, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्लास 6-7 में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ चुके हैं, राइट। सो सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर कि हमें 3 चीजें यहाँ पर लगती है। तो ये हमारा ऑलरेडी पीवाईक्यू है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बच्चा, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। अब एक पेज से कितने सारे क्वेश्चंस निकल गए, क्रेजी राइट, आई नो। नाउ तो इतना हमने कर लिया कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हाँ जी मैम, सही बात है, इंसान ने इंटरेक्ट किया, उसको बॉक्साइट मिला, उसने एल्यूमिनियम बनाया, उसने बहुत बढ़िया कुछ किया, उसको जो है सीमेंट मिला, और फिर उसने रोड्स बना दी, उसने बढ़िया हाईवेज बना दिए। अब वहां पर टैक्स लगाया जाता है और गवर्नमेंट चलती है और लोग पैसा करते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे तक ब्रेड पहुंच जाती है, हम उनका पोटैटो पहुंच जाता है, फ्रेंच फ्राइज पहुंच जाता है, मजा ही मजा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। फिर हमारे पास ये वाले पोर्शन में बोला है कि क्या तुमको लगता है कि नेचर में ये जो रिसोर्सेस मिलती है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? नहीं है भाई, फ्री गिफ्ट तो डेफिनेटली नहीं है। तो अगर आपसे कोई बोले कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है, नहीं, फ्री गिफ्ट नहीं है। ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। सो सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है ह्यूमन बींग का, बिकॉज ह्यूमन बींग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ह्यूमन बींग ही कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन बींग्स ने ही रेलवेज बनाई है, ह्यूमन बींग्स ने ही एजुकेशन बनाई है, ह्यूमन बींग्स ने ही सरकार चलाने के मेथड्स बताए हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उसको एक कीमत चुकानी पड़ती है। इट इज नॉट फॉर फ्री, है ना। हवा पानी ये सब तो फ्री हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेज जो आपके काम आती है, जैसे कि फोन लेके बैठे हुए हो, लैपटॉप लेके बैठे, फ्री में मिल गया? नहीं मैम, कुछ भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, एग्जैक्टली राइट। तो कोई भी रिसोर्सेज फ्री नहीं होती है। और यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो रही, अभी रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई भी किया जा सकता है ना। रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई भी किया जा सकता है, और यहीं से हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन में निकल के आता है। अच्छा, एक और बात बता दो तुम्हें, तुम इतने लकी हो
कि ये अब तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है, बस क्लासिफिकेशन बता रहा है। 4 चीजें याद रखनी है एंड ऑफ द स्टोरी। पिछले साल वाले बैच को जब पढ़ाया था तो बेचारों की हालत टाइट हो गई थी। पोटेंशियल डेवलप स्टॉक सब याद रखना पड़ा था, इंटरनेशनल नेशनल सब याद, सबका डेफिनेशन। आपको नहीं करना है, लकी राइट, बहुत लकी हो तुम लोग। चलो एक बार मैं आपको ये पूरा का पूरा रिपीट करके बता देती हूँ यहाँ पर पूरा एज इट इज, एंड हम इसको कॉपी करेंगे। तो हमें थोड़ी सी चीजें यहाँ से ये आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, आई होप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस पेज एंड लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ, इसके पीछे वाले पे मिल जाएगा पीडीएफ। ये चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ पे मिल जाएगी, ठीक है। दिस पीडीएफ यू कैन ऑब्वियसली ट्रैक ऑन आपका टेलीग्राम। चलो अब मैं आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन बताओ। रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज के बेसिस पर हम अपनी रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन कवर करें, एनसीईआरटी में दिख रहा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लियरली दिख रहा होगा, लेके बैठे हुए हो। नंबर 1 है बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है बच्चा वो कहाँ से बनी है, ठीक है। अब वो बनी है तो उसमें जान है या नहीं है, और उसको बोलते हैं या तो वो बायोटिक होगी, इधर इट विल बी नॉन बायोटिक, नहीं एबायोटिक, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन ने और इंडियन इंग्लिश ने हमारा सर खा रखा है, ठीक है। चलो सो दिस वाज पॉइंट नंबर ए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर बी, सो हमें देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी क्या है, जो एग्जॉस्ट हो सकती है, जो खत्म हो सकती है, वो एग्जॉस्टिबिलिटी वाले पोर्शन में आती है बच्चा, ठीक है। अब खत्म क्या चीज हो सकती है, अब खत्म वही चीज हो सकती है जो कभी वापस नहीं आएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रीन्यूएबल, जो वापस आ जाएगी। और अगर मैंने इसी के सामने नॉन रीन्यूएबल लगा दिया, जो कभी वापस नहीं आएगी। सो वी हैव रीन्यूएबल एंड वी हैव नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देन वी हैव सी ओनरशिप के बेसिस पर बच्चा, यानी कि उसका मालिक कौन है, आप हो मैं हूं, कौन है, बेसिस ऑफ ओनरशिप। कौन है मालिक, हम नहीं डिसाइड करते हैं, यस वी कैन, बट हमारे पर्सनल मैटर्स को ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब ओनरशिप में हम क्या लिख सकते हैं, ओनरशिप में हम किसी इंडिविजुअल इंसान को लिख सकते हैं, हाँ जी, आपका अपना घर, गाड़ी, रुतबा, शोहरत, सब कुछ आपका है। देन फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पूरी कम्युनिटी की होंगी, जो एक गली मोहल्ले में लोग रहते हैं, उनका पार्क, उनकी गली एंड ऑल दैट। फिर नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो पूरे इंडिया की है, और कुछ होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स जो पूरी दुनिया के, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग शेयर करते हैं। सो ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका ओनरशिप। अगर हमसे फोर्थ पॉइंट पूछना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज कितना डेवलपमेंट हो चुकी है, पोटेंशियल है उनके अंदर, या फिर डेवलप्ड हो चुकी हैं, डेवलप्ड स्टॉक है हमारे पास, या हमने कुछ चीजों को रिजर्व बना के रखा है, सेव करके रखा है कि फ्यूचर में हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम फर्स्ट पेज ऑनवर्ड्स। 3 बड़े बड़े भयानक क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पेज इटसेल्फ बनाए जा सकते हैं। चलो अब ये सारी चीजें करते करते हम आ गए सेकेंड पेज पे, और सेकेंड पेज पे हमारा छोटू सा टॉपिक शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये जो हमें डेवलपमेंट किया इन रिसोर्सेज का, ये हमारे लिए समझ आ गया कितनी ज्यादा जरूरी है। आज से करा है, अरे बहुत सालों से करा हमने इसका डेवलपमेंट, आज से नहीं लगे पड़े हम, बहुत सालों से लगे पड़े। बिकॉज ह्यूमन सर्वाइवल ही पॉसिबल है जब वो एक अच्छी लाइफ मेंटेन करेगा, और अच्छी लाइफ मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या समझ लिया, फ्री का समझ के इस्तेमाल कर लिया। अरे मुझे तो फ्री के लड्डू खाने को मिले तो मैंने सारे लड्डू खा लिए, चाहे मेरा पेट ही क्यों ना खराब हो जाए। एग्जैक्टली लाइक दैट कुछ लोगों को लगा रिसोर्सेज तो फ्री में है, समझ है नहीं, अकल है नहीं, फटाफट से यूज करके खत्म कर देता है, जिसकी वजह से भयंकर प्रॉब्लम हुआ। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज यहाँ पर लोगों ने करना शुरू कर दिया। जब इनडिस्क्रिमिनेटली चीजों को यूज करना शुरू करा तो पता चला कि उप्स बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या पता चला कि बहुत बड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे, तो
और वो मिस्टेक कौन कौन सी थी। वो मिस्टेक की वजह से बहुत सारी इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। और वो प्रॉब्लम्स तो सुन लो जरा। सबसे पहले तो डिप्लीशन ही हो गया हमारे रिसोर्सेस का, है ना। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस होने लगा। हमारी जो रिसोर्सेज हैं, अच्छी हवा, साफ पानी, बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगल काट दिए लोगों ने, रिसोर्सेज खत्म होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। अब उसके साथ साथ कुछ लोगों में बहुत ज्यादा पावर आ गई, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, ये सारी चीजें, है ना, सेल सेल करके बिजनेस कर लिया। और कुछ लोग यहाँ पर अपने पास बहुत सारा पैसा रख लेते हैं, तो सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो गई। ठीक है, रिच एंड पुअर में बच्चा हमारी सोसाइटी भी डिवाइड हो जाती है। दिस इज द पोर्शन विच वी हैव टू रिमेंबर। और इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन करने से हम लोगों ने बहुत सारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी जो है खराब कर दिया। ठीक है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज इकोलॉजिकल क्राइसिस हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीट हुई तो आपसे ये सब क्वेश्चन में आते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है, पढ़ा है क्लास 9th एंड 10th में। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर किधर होती है, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा है 8th क्लास में, हाँ जी पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं आ रहा। स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो सन की हार्मफुल रेस को एंटर नहीं होने देती अर्थ पर। अगर ये अर्थ है ना हमारा, तो उससे पूछ के आना पड़ेगा कि मैं आ जाऊं, लेकिन अगर हम इसको मिटा देंगे तो किसी से पूछ के नहीं आएगी, डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पर आ जाती हैं सन की रेज, जो अपने साथ अल्ट्रा वायलेट रेज लेके आती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बच्चा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये पोर्शन हमने करा। फिर हमने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो कुछ सोल्यूशन तो निकालो। और सोल्यूशन जब निकाला गया तो एक आइडिया आया और इसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, एंड दैट वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप एक काम कीजिए, ये जो आप सब कुछ कर रहे हो ना, ये सब करना छोड़ छाड़ के आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना शुरू करो। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर ये आप जरूर इसको मार्क कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मीनिंग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे, जो फ्यूचर की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे, और वो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस से भी हमको बचा ले। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर यू, राइट। तो ये तो बच्चा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये निकल के कहाँ से आया था वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रही है पूरी कहानी यहाँ तक, बहुत बढ़िया से सारी कहानी स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पोर्शन करते हैं। अगर आपको, ये मैंने इधर डाल दिया आपके लिए, ठीक है, ये चिंता मत करना, इधर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पोर्शन करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट था वो एक दुनिया का पहला अर्थ समिट हुआ था, वर्ल्ड मतलब पहला नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थ समिट। ठीक है, एक अर्थ का समिट हुआ था, लेकिन अर्थ पे रहने वाले सारे लोग मिलते हैं आके और बोलते हैं कि भाई ब्रो, जिस हिसाब से चीजें चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि जिंदगी बर्बादी की तरफ है। ठीक है, जिस हिसाब से चीजें चल रही है कि लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो ये जो सबमिट हुआ था दैट एक्चुअली हैपेंड इन रियो डे जनेरियो। ठीक है, रियो रियो डे जनेरियो में ये हुआ था, जो कि आपका ब्राजील में है। ठीक है, ये आप याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ब्राजील में हुई थी। इसमें लगभग आपके 100 जो है कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। और सारी कंट्रीज ने आपस में मिलकर बातें करी थी, है ना। इट वाज फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. तो पहली बार पूरी दुनिया को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए ये हुआ था। ठीक है, अब इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना एक एजेंडा। इसी मीटिंग से एक किसी इंसान ने बोला कि आपका आज का एजेंडा क्या है, व्हाई यू गाइज आर हियर। आप ये 100 देश के लोग यहाँ पर आए हैं, क्या डिस्कस करने आए हैं। तो उन्होंने बोला हम एजेंडा 21 डिस्कस करने आए हैं। एंड 21 रिप्रेजेंट कर रहा था आज की 21st सेंचुरी को। ठीक है, ये जो 21st है, ये 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हमें यहाँ से इतना पोर्शन याद रखना है। अब इस
इस एजेंडा 21 में क्या था, एक ऐसा डेक्लेरेशन था बच्चा जिसमें बोला था कि हम ना जो भी हमारे एम्स हैं, एम्स ऑफ अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल लेवल, एक ऐसा लेवल जो हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाए ना, जहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग दुखी नहीं है, सबके पास इक्वल है, गरीब और अमीर का कुछ ऐसा नहीं है। और इन्होंने बोला था कि काम करते एक हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव जो आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बात तो ये कही गई थी कि आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, अगर आप जमीन से एकदम ग्राउंड लेवल से पूरी की पूरी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन नहीं निकालोगे, तो वन ऑफ द मेजर मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड दैट वाज लोकल एजेंडा 21, कि हमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चीजें ठीक करने चाहिए, लोकल लेवल से हमें सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। जो भी गांव है, लोकल गवर्नमेंट है, गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज हम कितना भी बड़ा सोचेंगे लेकिन अगर हम छोटे लेवल से शुरू नहीं करेंगे तो हम कहीं पर नहीं पहुंचेंगे। सो बच्चा दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोर्शन। तो इतना हम लोगों ने करा। और ये जो यहाँ पर जो है थी, ये जो डेक्लेरेशन था, ये डेक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, UNCED। ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसी ने बहुत ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और ये हमें डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। इतना हमें ये वाले पोर्शन से याद रखना है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेवलपमेंट हुआ, इक्विटेबल हमने बोला कि करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, हमने बोला चलो ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, हमने मीटिंग भी बुला ली, हम भी गए थे, हमने भी बोला कि अरे वेरी नाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एजेंडा 21, और एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव लोकल एजेंडा 21। अब हमने बोला कि चलो जब सबको डिसाइड हो गया तो आओ अब बैठ के प्लानिंग करते हैं। हमने बोला कि आओ चलो अब बैठ के प्लानिंग करते हैं, हेंस वी विल रीच द रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में बैठ के हो जाएगी। रिसोर्स प्लानिंग एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, ठीक है बच्चा। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में काफी इनॉर्मस जो डाइवर्सिटी ना, व्हाट डू वी मीन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब इतने सारे जोग्राफिकल फीचर, इतने टाइप ऑफ लोग जो रहते हैं, सबको समझाना एंड ऑल दैट, उसके लिए हमें बहुत प्लानिंग लगता है। और वो प्लानिंग काफी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकती है जब बहुत सारे लोगों के अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एंड दैट वाज समथिंग दैट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। सो इंडिया की कुछ बातें हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। नाउ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया के बहुत सारे रीजन सेल्फ सफिशिएंट है, तो किसी में बहुत सारी चीजों की कमी है। आओ देखते हैं। जैसे कि अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये लोग काफी ज्यादा रिच हैं। किस चीज में, लेकिन बता रहे हैं ये लोग रिच हैं मिनरल्स में, ठीक है, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। कोल बहुत मिलता है, मिनरल बहुत मिलता है इनके पास। वेर एज हमारे सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, अरुणाचल प्रदेश के पास अबंडेंस ऑफ वाटर है, ठीक है। अरुणाचल, देखा है अरुणाचल प्रदेश मैप पर, अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, खूब सारा पानी है। एक्चुअली में यहाँ जो है बहुत बारिश होती है इन एरियाज में, तो लेकिन पानी होने की वजह से हमें पता चलता है कुछ चीज का कमी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बच्चा, वो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े मॉल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, बिकॉज ज्योग्राफी अलाउ ही नहीं करता है। उसके बाद यहीं पर नहीं रुका चैप्टर, चैप्टर ने बोला द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन उसके पास पानी नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के पास लैक ऑफ वाटर है, लेकिन हवा वाला और बाकी सारा बिजली बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जो रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री है, बट इसके पास बहुत अच्छा हेरिटेज है,
कल्चर का, पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सम वाइटल मिनरल्स भी है, बट इसके पास जियोथर्मल एनर्जी है, जो यहाँ पर नहीं लिखी है, गलती से मिस हो गई होगी। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ये है तो किसी के पास वो नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और इस परफेक्ट सिचुएशन को हम परफेक्ट बना सकते हैं प्लानिंग के साथ, करेक्ट बात है। तो रिसोर्स प्लानिंग देख लो गाइस। सो रिसोर्स प्लानिंग जो है, अगर हमसे कोई पूछे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कोई कोई क्यों पूछेगा, सीबीएसई पूछेगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस पोर्शन के रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा। हम ऐसे मुंह उठा के तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक क्या करना है, बढ़िया से सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में सबसे पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि किसको कितना ज्यादा कौन सा रिसोर्स चाहिए, जिसमें हम लोगों को सर्वे करना पड़ेगा, जगह जगह जाके देखना पड़ेगा, हमें वो एरिया का मैपिंग करना पड़ेगा, कितने एरिया को हमें कितना डेवलपमेंट करना है। और तो और हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि कितनी क्वालिटी का लगा है, टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए या फिर थोड़ा भारी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो ज्यादा समय तक चले। सेकेंडली हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम क्या, और उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे। सो दिस इज दी पॉइंट नंबर 1 इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज पॉइंट नंबर 3, एंड यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3, और फिर हमें जो भी हमने ओवरऑल मैच जो भी सारी चीजें करी हैं वो हम मैच भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली मन किया था और उसको हमने अपनी प्लानिंग में लेके आए। मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट विद नेशंस प्लानिंग, ठीक है, रिसोर्सेज विद ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं जिद लगा के बैठे हो कि नहीं 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 हम तो पहाड़ों में, हम तो लेह लद्दाख में मॉल खोलना चाहते हैं, भाई कौन आएगा मॉल में, उधर उधर ऑक्सीजन का इतना कमी होता है। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारे पास हुई, और इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो इंडिया ने ये सारी चीजें रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात कर ली थी। The availability of resource is necessary condition for development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology institution may hinder development। यानी कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर आपको करने पड़ेगा। देर आर मेनी रीजन इन आर कंट्री जिनमें बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो वो भी हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और वो बैकवर्ड क्यों है बच्चा, ये भी जान लो, बिकॉज इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री रहा है, यानी कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स का रूल रहा है उसके वजह से हमें थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, और फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारे भारत को बहुत लूटा, वी ऑल नो दैट राइट। हमारे रिसोर्सेज अंग्रेजों ने खत्म करी, हिस्ट्री चैप्टर 2 में हमने पढ़ी है सारी चीजें, जंगल काट दिए, वाइल्ड लाइफ मार दिया, पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, हीरे जवाहरात कोहिनूर सब कुछ लेके बैठे हुए, ठीक है, सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। एंड प्राइमरली ये सब कुछ केस क्यों हो रहा था, बिकॉज वो हमारे एरियाज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और एक्सप्लॉइट करते करते हम लोगों का कुछ भला नहीं हुआ। इंडिया ने बहुत बुरे बुरे फेसेस देखे हैं जब वो अपने ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में था। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, और जब अंग्रेजों ने इतना सारा नुकसान किया तो हमने देखा जब हम आजाद हुए कि बाप रे कितना बड़ा ट्रबलसम ये लोग हमको देके गए। तो हमने बोला कि यार अब तो हमें खुद ही अपने रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा, और अब हम अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे, वो रिसोर्सेज जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं थी, अब हमें उसका क्या करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज वाइटल है, सबको पता है, विदाउट रिसोर्सेज कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है दैट गोज एज देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब सभी के लिए बहुत है, लेकिन किसी की नीयत अगर खराब है तो फिर तो हर चीज की कमी है, ठीक है। अगर अंबानी जी और ये जो बड़े बड़े लोग हैं तक अरबों खरबों लेके बैठे अगर डोनेट कर देना, तो ये यहाँ पर गांधी जी का जो कोटेशन है बच्चा, ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है
ये किसका कोटेशन है, कौन सा कोटेशन कहा था। उन्होंने हमेशा बोला कि ये जो इंडिविजुअल लोग हैं ना, ये जो अपने बारे में सोचते हैं, यही दुनिया में सबसे खराब लोग हैं। ये अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड इवन यहाँ पर एक छोटा सा, ये जो पूरा हमने रियो जुनेरियो वाला कॉन्फ्रेंस देखा था, वहां पर गांधी जी ने एक फिलोसफी के बारे में बात करी थी, दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि आप छोटी छोटी चीजों में बिलीव करिए। एंड यहाँ पर एक कमीशन थी बच्चा ग्लोबल लेवल पर, ये वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट एनीवेज यहाँ पर एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना। ये केस स्टडी बेस में जरूर आ सकता है, जो कि हमने देखा भी। ठीक है, तो बोल देगा कौन से चैप्टर से किसकी बात हो रही है, इसमें से पूछ लेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा रिसोर्सेज के बारे में जो भी हमारा डिस्कशन था वो किया। अब हमारा चैप्टर हमें कह रहा है कि जमीन भी रिसोर्स है, और हमने बोला जमीन एक रिसोर्स है। हाँ, सही कह रहा है चैप्टर, गलत थोड़ी कह रहा है, क्योंकि जमीन हमारी वो हर एक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हम जमीन पर ही क्या करते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे से हम जमीन को यूज करते हैं। जमीन हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, इस पर हमारे को कोल पेट्रोल सब इसी के अंदर बाहर सब ये मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब कुछ इसी पर ही करते हैं हम लोग। और इंडिया के पास सबसे इंपॉर्टेंट ये वेरिएशन आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जरूर याद रखना है। अगर हम इंडिया की जमीन की बात करें तो आधी जमीन हमारे पास प्लेन है, ठीक है, आधी जमीन बच्चा हमारे पास माउंटेन्स है जमीनों पर, और माउंटेन्स नहीं है, प्लेन्स नहीं है, तो क्या है, प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज है एज ए। ठीक है, अब ये परसेंटेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा हमारे पास एक्चुअली में प्लेन्स ही है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, दैट इज 43%। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स हमारे पास है 30%। ठीक है, 30% माउंटेन्स है। प्लेट्यूज की बात करें तो वो है 27%। टोटल 100% ये वेरिएशन हमारे पास जमीन की है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चा जमीन की 100% वेरिएशन है, जो आपसे आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और चीज यहाँ पर लिख लो, अगर हमारा चैप्टर ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हो ना, ये अभी बुक में से पढ़ रहे हो, तो 43 जो है ना, उसमें ये वाला जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर और सारी बाकी ऑब्वियसली रेलवेज, यहाँ पर सारी चीजें, ये काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है, क्योंकि जहां पर लोग रहेंगे वहां पर खाना अच्छा खाएंगे, और जहां पर अच्छा खाना खाएंगे वहां पर लोग ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पे चले जाए तो वहां लोग नहीं मिलेंगे, है ना। देन ऑब्वियसली बच्चा हमारे माउंटेन्स किससे काम आते हैं, आओ देख लो। माउंटेन्स 30% है, जो कि पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर वाटर, कुछ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए काम आते हैं। तो माउंटेन्स में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो मैम यहाँ से नदियां निकलती है, पेरिनियल। पेरिनियल कौन सी रिवर होती है, जो हमेशा पानी होता है जिनके अंदर। टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर होती है, माउंटेन्स में लोग घूमने जाते हैं, राइट। अभी देख लो कितना बुरा हाल हो रखा है माउंटेन्स पर। पेरिनियल होती है, टूरिज्म एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं, और ये हमारे जंगलों के लिए भी काफी इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करके रखती है। ओके बच्चा, दिस वाज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। और प्लेट्यूज तो आपको पता ही है, प्लेट्यूज में हमारे को मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा मिलते हैं, जो इंसान के काम आते हैं। जिस घर में आप बैठे हुए हो वो आपका इन्हीं प्लेट्यूज से मिलने वाले मिनरल से बना हुआ है। ठीक है, दिस वॉज समथिंग विच यू आर सपोज टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस पोर्शन। अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें कि हम लैंड को यूज कैसे कर रहे हैं, हमारे क्या मेथड है जमीन को यूज करने का, तो वो भी देख लो, आ जाओ। सबसे पहला तो हमारे पास फॉरेस्ट ही है। सबसे पहला तो हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास एरिया में फॉरेस्ट है। दूसरा है वो एरिया जो हमारे पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। कुछ ऐसा एरिया जिसमें हम कल्टीवेशन ही नहीं करते हैं, जो बेरन एंड वेस्ट लैंड है। सेकेंडली, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। अब वो कल्टीवेशन नहीं हो रही है उस पर, लेकिन कुछ और काम हो रहा है, जैसे कि मैम जब हम रोड पर जाते हैं तो दोनों साइड पेड़ देखने को मिलते हैं, एग्जैक्टली दैट। थर्ड हमारे पास है अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड, उस पर कल्टीवेशन भी नहीं हो रहा है, और ऊपर में मेंशन चीजें भी नहीं हो रही है। तो या फिर क्या हो रहा है, वहां पर परमानेंटली पैस्चर या फिर ग्रेजिंग लैंड, वहां पर भेड़ बकरियों को चराया जाता है परमानेंटली। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया। ग्रूव्स मिलते हैं, है ना, ये सारे जो मैनग्रोव वगैरह वाला जो वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं। कल्चेबल वेस्ट लैंड मिलता है, जो जिसपे 5 साल से कोई खेती नहीं करेगा ये। फिर आ जाता है फेलो लैंड। फेलो लैंड में भी दो टाइप है, एक तो करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो। अगर करंट फेलो की बात करें तो वो जिसपे अभी
1 या उससे कम सालों के लिए एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, और नीचे वाला जिसमें 1 और 5 साल से कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है। और लास्ट में आता है बच्चा नेट शोन एरिया, वो एरिया जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसको हम शोन कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, बिकॉज एक टाइम पर हम एक साल में एक फसल थोड़ी ना उगाते हैं, वी मल्टीपल चीजें करते हैं, खारिफ, ज़ैद एंड रबी क्रॉप। तो वो नेट शोन एरिया होता है। एंड नेट शोन एरिया को ही एरिया शोन मोर देन वंस, जब हम किसी चीज को एक से ज्यादा बार, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है। यानी कि एक चीज को जब हम 2 बार गिनेंगे तो ग्रॉस एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज नेट शोन, जितना एक्चुअली में बोया जा रहा है। तो ये कॉम्पोजिशन बच्चा आपको जरूर जरूर याद कर लेनी है। दिस इज नो फास्ट एंड हार्ड रूट मेथड, ये थोड़ा सा आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमारा पोर्शन आ जाता है इंडिया में क्या पैटर्न है लैंड को यूज करने का, इंडिया में कैसे यूज करते हैं जमीन को लोग। अब जमीन को यूज करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हर एक जमीन की टोपोग्राफी अलग है, हर एक जमीन का क्लाइमेट अलग है, वहां पर मिलने वाली सॉइल भी अलग अलग है। बहुत बढ़िया, चैप्टर को और बड़ा करते जाओ। और बहुत सारी पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर भी ये सारी चीजें मैटर करती है। अब यहाँ से आ जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया के पास। टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। टोटल क्या, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है बच्चा, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 93% एरिया हम एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया आज तक हम नहीं पहुंच पाए, इतने ज्यादा घने जंगल है कि वहां पर पहुंचना मुश्किल है। आउट ऑफ टोटल एरिया हम 93% एरिया को पता है हमें कि जिस पर जमीन है, 7% वी डू नॉट वांट, ठीक है, जिसको हम सर्वे नहीं कर पाए। बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरिया भी है जिसको हम आज तक जहां पर जाएंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, राइट। पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई करनी पड़ेगी फिर। उसके बाद हमारे पास कुछ पास्चर जो जमीन है वो भी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमें इसमें देखने को मिले हैं। देन यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि किसी भी जो जमीन जो एक से ज्यादा बार कल्टीवेट नहीं हो रही 3 years, एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया, then the percentage of net shown area in India comes to about 54% of the total reporting। तो कहीं ना कहीं बस सिंपली ये लिखा हुआ है कि हम 54% एरिया को कल्टीवेट कर पा रहे हैं, अदर देन उसमें बहुत सारी एक्सवाइजेड चीजों को निकाल के। ये जो पैटर्न है ये हर एक स्टेट टू स्टेट मैटर करता है, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हम महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश से कंपेयर करने लग जाए तो दैट्स नॉट समथिंग कि मध्य प्रदेश के पास बहुत ज्यादा जंगल है, उसको हम दिल्ली से कंपेयर करने लग जाए, उत्तर प्रदेश से कंपेयर करने लगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हर किसी का नेट शोन एरिया बच्चा डिफर करता है। 80% ऑफ द जमीन पंजाब हरियाणा और थोड़ा 10% अरुणाचल प्रदेश एंड इन एरियाज का। आप खुद सोचो, पंजाब और हरियाणा में अच्छी खासी जमीन है सीधे सीधे, लेकिन अगर हम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अंडमान निकोबार को देखेंगे, बहुत ज्यादा वेजिटेशन है। वेजिटेशन इतनी ज्यादा है कि नहीं है नेट शोन एरिया, वहां पर नहीं करे जा सकती है, सपोर्ट ही नहीं करती है ज्योग्राफी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं बच्चा। उसके बाद एक और चीज जो आपको याद रखनी है हमारी जमीन के बारे में, हमारे इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी बनाई थी हमने 1952 में, जब हम आजाद हुए थे तो हमें पता चला कि अंग्रेजों ने हमारा पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया है फॉरेस्ट का। तो हमने एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी। इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, सो दैट एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट रहेगा, साफ हवा मिलेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होगा। लेकिन क्या हम इसके क्लोज भी हैं? जी नहीं। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि अभी हम इसके दूर दूर तक, बहुत ज्यादा दूर है। ये बहुत कम हो गई है 33% से, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जमीन पॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस वाज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, जो कि हमें यहाँ पर याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें हैं जिसपे फॉरेस्ट के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है। फॉरेस्ट इन ऑर्डर हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, रेलवेज, एंड कॉन्टिन्यूसली हम जमीन को खराब करें, और जमीन को कॉन्टिन्यूसली खराब करने की वजह से बहुत सारा डैमेज हम लोग हमारे जमीन का कर रहे हैं। और जब जमीन का डैमेज करा तो चैप्टर ने बोला आओ तुम्हें एक और नई चीज सिखाता हूँ, ठीक है। चैप्टर ने बोला आओ तुम्हें एक और नई चीज सिखाता हूँ। अब हम करेंगे हमारे जमीन का बचाव, अब हम करेंगे हमारे जमीन का डिग्रेडेशन से बचाव। लेकिन ये डिग्रेडेशन किन रीजंस के वजह से हुआ ये तो बता दो। हाँ जी, ये पेपर में आएगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा ये पूरा सेक्शन है,
इससे हम लोगों को इजीली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज जब डिग्रेड होती है तो वो खराब होती है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन के क्या रीजंस हो सकते हैं? नहीं, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। 95% हमारी जो बेसिक नीड्स है वो जमीन ही पूरा करती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे ज्यादा इंसान ने करा डिफॉरेस्टेशन, फटाफट फटाफट पेड़ों को काटना शुरू किया। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कॉज। डिफॉरेस्टेशन के बाद हमने देखा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ज्यादा चरा देना, इतना चला देना कि सॉइल की ही खराब कर दो। माइनिंग करना, माइनिंग करना खराब नहीं होता, लेकिन माइनिंग से बचे हुए जो भी चीजें होती है उनको वहीं पर छोड़ के आना, जमीन का ख्याल रखना, आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड जैसा माहौल। तो ये कुछ डिफॉरेस्टेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि माइनिंग साइट को ऐसे ही छोड़ के चले गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बहुत ज्यादा स्कार्स एंड ओवरबर्डनिंग हो जाएगा एक जगह पर। और ये सबसे ज्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आपका इन स्टेट्स में। अगर हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से जमीन खराब हो रही है। अगर हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बच्चा ओवर इरिगेशन, बिकॉज इनके पास पानी है तो उनको लगता है कि पानी तो फ्री का है, उड़ाते चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसके वजह से अब फ्री का पानी होता है तो लोग सोचते हैं कि कितना भी फ्री का पानी करो, जिसके वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है, सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। मिनरल्स जो है वो पीस देते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के, लाइमस्टोन वाले, जिसकी वजह से हमारी पूरी मिट्टी खराब हो जाती है। बहुत बार फैक्ट्री का वेस्ट, ऐसे इंडस्ट्री का वेस्ट छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा पानी भी पॉल्यूट हो जाता है, जमीन भी पॉल्यूट हो जाती है। एंड हेंस इतनी सारी बीमारियां हम लोगों को देखने को मिलती है ना? बीमारियां देखने को मिलती हैं, लोग कैंसर जैसे बीमारियां देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में बहुत डिफेक्ट हो रहा है बिकॉज मैम उनकी मम्मियों ने क्या ही खाया था, केमिकल वाली सब्जियां खाई थी, बच्चा अच्छे से डेवलप ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चा हमारे को देखने को मिलती है यहाँ पर। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट जो है यहाँ पर सोल्यूशन। चलो, ये लैंड डिग्रेडेशन हो गया। लैंड डिग्रेडेशन का ही ऑपोजिट होता है लैंड कंजर्वेशन। अब जमीन को भी बचाएंगे, चलो, हम तो बस आप लोगों को बचाते रहते हैं, तो अब जमीन को भी बचाएंगे। जमीन को बचाने के लिए नंबर 1 स्टेप होगा डिफॉरेस्टेशन का ही ऑपोजिट, एफॉरेस्टेशन। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है। एफॉरेस्टेशन हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट। एफॉरेस्टेशन के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे ताकि हमारी जो ऑलरेडी जमीन है वो बची हुई खराब ना हो, जिससे कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स हो जाएगा। वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉपर, जो ये माइनिंग वाला हमने ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है, वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। जो भी सारे इंडस्ट्रीज के डिस्चार्ज होंगे उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो ये भी देख, लिख लो यहाँ पर, इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज से खराब चीजें निकल रही हैं, कांच छोड़ रहे हैं भाई पानी में, पानी में केमिकल छोड़ रहे हैं, पूरा ऑयल डिस्पोजल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बच्चा हम लोगों को ये वाले पोर्शन से देखने को मिल जाती है। ठीक है, लाइन बाय लाइन जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आती हैं। देन इवेंचुअली सॉइल हमारे लिए एक रिसोर्स है, ये चैप्टर अब सॉइल पर आ जाता है। तो जमीन और सॉइल कैसे अलग होती हैं? बिकॉज हर जगह सॉइल नहीं होती है और हर जगह जमीन नहीं होती, क्योंकि कुछ जगह पर सॉइल होती है। अब सॉइल तो वो होती है ना जिस पर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, हर जगह पार्क थोड़ी है। जहां पर पार्क होगा वहां पर ग्रीन ग्रास होगी। लेकिन मैम ये तो फ्लोर पर तो नहीं है, जिस पर रोड है वो तो नहीं है। एग्जैक्टली, वो जमीन का हिस्सा है। लेकिन जहां पर आपका कुछ वेजिटेशन छोटू मोटो आपको दिखने हैं वो सॉइल है बच्चा, जिस पर हमारा एग्रीकल्चर होता है। हर जगह तो एग्रीकल्चर नहीं होता ना, जगह तो हमारा घर भी बना हुआ है, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सॉइल भी हमारे लिए रिसोर्स है, बिकॉज सॉइल तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सॉइल रीन्यूएबल है।
हाँ जी, सॉइल क्या है, रीन्यूएबल है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज खत्म होगी कल बन जाएगी। इसको बनने में लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन ये हमें पता नहीं था पहले कि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये प्लांट ग्रोथ को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, लिविंग सिस्टम है, ये सपोर्ट करती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। बच्चा ये जो सॉइल है ना, ये जो टॉप लेयर है, इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और जो हमारे सेम यूज की होती है। अच्छा, ये जो पेरेंट रॉक होता है, इसका बहुत ज्यादा विदरिंग होता है, तो ये छोटू छोटू पार्टिकल्स में बन जाता है। जब इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे रॉक, सैंड एंड सिलिट क्ले, तो और छोटू, और जो सबसे ऊपर जिसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, वो हमारे काम का होता है, जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे प्रोसीजर को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आपको क्या लगा कि आपकी प्रोफाइल हो सकती है? नहीं, सॉइल का भी प्रोफाइल है। सॉइल का भी प्रोफाइल है बच्चा लोग, और इसीलिए इंडिया में बहुत टाइप के सॉइल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं सॉइल के बहुत सारे टाइप? लेट मी टेल यू, बिकॉज इंडिया की ज्योग्राफी काफी डाइवर्स है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, जिसमें हम डिफरेंट क्लाइमेट, राइट, डिफरेंट फीचर्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इंडिया के पास क्योंकि बहुत सारे रिलीफ फीचर है, लैंडफॉर्म है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेजिटेशन है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें सॉइल भी मिलते हैं। और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल, दैट इज बच्चा आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इंडिया में मिलने वाली फर्स्ट नंबर की सॉइल, और ये ऑब्वियसली सबसे वाइड स्प्रेड भी है। वाइड स्प्रेड बोले तो सबसे ज्यादा मिलने वाली सॉइल। ओके, सबसे ज्यादा मिलने वाली सॉइल हमारी कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बच्चा हमारे को सबसे ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। लाइक इफ वील सी वेयर आर नॉर्दर्न प्लेन्स, हैव वी नॉट डन इट 9 क्लास? ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पहाड़ नहीं रहे, ये वाला एरिया जितना भी हमारे पास एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन, इस पे हमारा एलुवियल सॉइल मिलता है। एलुवियल सॉइल को बनाने में एक रिवर सिस्टम है, विच इज हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा काम आती है। ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इस पूरे एरिया को बनाता है। राजस्थान से लेके गुजरात के कुछ छोटे छोटे नैरो कैरिडोर में मिलती है। एलुवियल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर तक पहुंच जाती है। अगर हम एलुवियल सॉइल की कंसिस्टेंसी की बात करें तो उसमें सैंड, स्लिट और क्ले तीनों मिलते हैं। जैसे ही हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे वैली में, तो जो पार्टिकल्स होंगे बच्चा, वो बहुत बड़े साइज में दिखेंगे, और अपर रीचेस of the river valley near the palace of the break of slope, the slope, so the soil are coarse। यानी कि बेसिकली अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलेगी। कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टाने मिलेंगी, कहीं पर छोटी मिलेगी, कहीं पर बहुत खुरदुरी मिट्टी मिलेगी, कहीं पर बहुत सॉफ्ट मिट्टी मिलेगी। सो दैट इज समथिंग जिसको हम लोग 3 जोन्स में बच्चा पेडमॉइंट प्लेन्स में डिवाइड कर सकते थे, द्वार, चोज एंड तराई। ये 3 रीजन होता है जिसमें बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, या बहुत ज्यादा खुरदुरी मिट्टी, जो जिसको हम हाथ में लेंगे तो कुछ उसके कंकड़ हमें छोटू छोटू से फील होंगे, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। पेडमॉइंट जोन बेसिकली पैर होता है, जहां पर आपके माउंटेन्स खत्म हो रहे हैं ना, उसका जो पैर होता है, उसके 3-4 जोन होते हैं। दैट इज ओनली समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ ग्रेन, साइज ऑफ ग्रेन तो देख लिया, द्वार एंड चोज एंड तराई वाला एरिया, तराई वाला बहुत अच्छा होता है, काफी फर्टाइल होता है। उसके अलावा एज के हिसाब से भी इनका एक एज होती है मिट्टी की। हाँ जी बच्चा, मिट्टी की एज होती है। जो मिट्टी पहले आई वो ओल्ड हो गई ना, ऑब्वियसली जो मिट्टी को बने हुए बहुत सारे साल हो गए हैं, बट ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चल ही रहा है। लेकिन कुछ मिट्टी ऑलरेडी जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सालों से है, उसको हम लोग ओल्ड मिट्टी कहते हैं, यानी कि ओल्ड एलुवियल कहते हैं। और ओल्ड एलुवियल को कहते हैं भांगर। अब इसको याद करने में अगर आपको कभी कोई डिफिकल्टी लगे, तो हमेशा याद रखना कि बी अल्फाबेट कैसे आया है, सबसे पहले आ गया है। बी अल्फाबेट पहले आया अगर हम सीक्वेंस की बात करें, और ये ओल्ड मिट्टी होती है। ठीक है, अगर हम इसी की न्यू मिट्टी की बात करें तो दैट इज खादर। वैसे तो दोनों ही अच्छी खासी फर्टाइल होती हैं, बट अगर कंपेयर करें तो ये कॉन्टिन्यूसली थोड़ा ज्यादा फर्टिलिटी इसमें होती है। तो खादर एंड भांगर जो होती है बच्चा, ये हमारी दो हैं। दोनों के में ही खांगर में बांगर में थोड़ी सी कंकड़ ज्यादा होता है एज कंपैरेटिवली, है ना। और यहाँ पर ज्यादा फाइन पार्टिकल्स आपको जो है देखने को मिलता है। खादर ज्यादा हल्की सी कंपैरेटिवली फर्टाइल होती है। तो ये कुछ बच्चा हमारे चीजें देखने को मिली। ओवरऑल एलुवियल सॉइल काफी अच्छी होती है। इसमें बहुत अच्छा एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एंड लाइम मिलता है, जो उसको मतलब इसमें थोड़ा जो ब्लैक, थोड़ा सा मतलब ब्राउनिश, मतलब एग्जैक्टली चिपचिपा नहीं है। और लेकिन अगर उसको लड्डू बनाओगे तो लड्डू बन जाएगा, इट विल नॉट फॉल अपार्ट।
सो इट इज नॉट वेरी स्टिकी एंड इट इज नॉट वेरी ड्राई। सो ये काफी अच्छी सॉइल होती है जो पैडी कल्टीवेशन यानी कि चावल राइस वगैरह का खेती, शुगर केन का खेती में बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ बहुत सारे क्रॉप्स वगैरह इस पे होता है। बहुत अच्छी खासी फर्टिलिटी की वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करेंगे, पैसा लोग कमाएंगे, और बहुत सालों से चल रहा है। अभी तो हमारा एग्रीकल्चर से हम निकल रहे हैं ना, अभी तो टर्शियरी सेक्टर में लोग जा रहे हैं, पहले तो लोग एग्रीकल्चर ही करते थे। और हाँ, एक और चीज याद रखना, सॉइल इन द ड्रायर एरियाज थोड़ी सी ज्यादा अल्कलाइन होती है, और थोड़ी सी जो है अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, इरिगेशन देंगे, तो वो शायद ठीक हो जाती है। जैसे कि थोड़ा हल्का सा राजस्थान गुजरात वाले एरिया को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा एलुवियल सॉइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को सबसे पहले तो आप याद रखना, इसको बोला जाता है रेगूर सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है बच्चा रेगूर सॉइल। ये तो भाई साहब इतना ज्यादा पूछा जाता है। और इसको ब्लैक सॉइल के जगह ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, हवा से नहीं पढ़ा रहे कुछ भी, इट इज रिटन ओवर हियर। एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो सारी चीजें समझ में आएंगी। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important for the formation of black soil. अब भाई जिसका पेरेंट जैसा होगा बच्चा तो उसी पर जाएगा ना। तो इसका जो पेरेंट मटेरियल है, जो डेक्कन ट्राइबल एरिया में फंस गया था, जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, तो इसका जो पूरा का पूरा कलर है वो ब्लैक कलर का है, इसीलिए काफी ज्यादा डार्क होती है कॉम्प्लेक्शन में। और ये जो है कहाँ पर टिपिकली डेक्कन ट्रैप एरिया में मिलती है, जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, जो जो लावा फॉर्मेशन से बना था बच्चा। एक टाइम ऐसा होता था जो धरती से लावा निकला था, जब हम नहीं थे। अभी यहाँ पर हम नहीं थे तब से ये चीजें हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम आए हैं तो अर्थ भी आया है, लेकिन ये चीजें यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करती थी। अगर हम ब्लैक सॉइल के एरिया कवरेज की बात करें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड इवन सम एक्सटेंट ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज तक भी ये जाती है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन है, थोड़ी सी क्ले है, यानी कि थोड़ी ज्यादा चिपचिपी है, यानी कि इफ इट गेट्स स्टिकी तो ये कुछ ज्यादा स्टिकी हो जाती है। लेकिन याद रखना, ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। पानी अगर इसके पास चला गया तो ये ऊंट के तरह अपने गर्दन में पानी रख लेती है। एग्जैक्टली तो ये अगर इसके पास पानी चला जाता है तो काफी लंबे समय तक ये ड्राई रहे, मतलब गीली गीली सी रहती है। लेकिन अगर ये सूख गई तो उसमें क्रैक्स भी पड़ जाता है। तो या तो ये बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती है, या बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती आप लोगों के जैसे। ठीक है, सो एडिशनली बच्चा इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेश होता है, और लाइम होता है, जो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। उसके बाद मैप वर्क देख लो थोड़ा सा। एज इट इज पूरा का पूरा बच्चा हमारा मैप वर्क है। ये मैप वर्क में हमें बहुत सारी चीजें करनी है ऑलरेडी, बट आप देख लो ये हमारा मैप वर्क है। जो ग्रीनिश एरिया है वो फॉरेस्ट सॉइल है, जो भी हमने पढ़ी नहीं पढ़ेंगे। ये वाला जो एरिया पूरा का पूरा, ये अभी जो हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलने वाली एलुवियल सॉइल। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलने वाली एलुवियल सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो हम पढ़ेंगे ये वाले एरिया में। ठीक है, ये वाले एरिया में ब्लैक सॉइल हमने देखा है डेक्कन ट्रैप वाले एरिया। लेटेराइट सॉइल अगर आप देखो तो हल्का हल्का ऑरेंजिश पार्ट यहाँ पर छोटू छोटू से एरिया में हम लोगों को लेटेराइट सॉइल, और एरिड सॉइल बस इस एरिया में देखने को मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ ब्लैक और एलुवियल सॉइल को डिस्कस किया था। हाँ, एक और चीज यहाँ से जरूर लिख लेना कि वो कौन सी सॉइल है जो अगर ड्राई फॉर्म में होती है तो अपने अपने आप को क्रैक कर लेती है, उसमें अपने आप में दरारें डाल लेती है, तो दैट इज ब्लैक सॉइल। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टिकी है तो बहुत ज्यादा जो है इमीडिएटली उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जैसे गीली होती है तो काफी ज्यादा स्टिकी हो जाती है, अगर उसको हम थोड़ा सा ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। तो जैसे उस पर जो है फर्स्ट मतलब जैसे बारिश होती है तो उसको मिक्स कर दो, वरना तो वो बहुत स्टिकी हो जाती है, उसके पैर रखोगे तो दलदल जैसा बन जाएगा। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, क्या पता इस बार अनएक्सपेक्टेड वाला एक्सपेक्टेड पता नहीं क्या हो जाए, है ना, वी कैन नॉट से। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर मिलते हैं इग्निशियस रॉक, जो हम क्लास 8 में थोड़ा पढ़ के आए थे ना, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं एंड ये सारे रॉक्स होते हैं। तो ये वही वाली रेड सॉइल है जो आपके क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक जो आग से बने थे। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल इसके मतलब अगर इस पे बारिश होती है, हाइड्रेशन होता है, तो उसका कलर क्या है, डिफ्यूजन से चेंज हो जाता है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो लिखा भी हुआ है। इट लुक्स येलो एंड इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। वो येलो दिखती है ना, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। These soil develop reddish color due to diffusion of iron। तो यहाँ पर आयरन का प्रेजेंस है, और आयरन के प्रेजेंस से कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। दैट इज हाउ कि हमारे अंदर जो हमारी बॉडी में जो आयरन है उसके वजह से हमारा कलर, हमारे ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर थिंग्स।
उसके बाद बच्चा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कुछ मिडिल गंगा के प्लेन्स में पेडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट जहां पर खत्म हो रहे हैं वहां पर भी ये मिलती है। फिर आ जाते हैं हमारी लेटेराइट सॉइल के पास, जो कि हमारी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट के बारे में आपको क्या याद रखना है? लेटेराइट के बारे में आपको लेटर वर्ड से बनी हुई, विच इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रिक, और ये लिटरली ब्रिक जैसे ही दिखाई देती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि मैम वो हमारे ये वाले, अरे इंडिया के ये वाले पार्ट में भी, इंडिया के ये वाले पार्ट में, दोनों पार्ट में इंडिया के मिलती है हमारी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इंटेंस लिचिंग होती है। इसमें इतनी भारी बारिश होती है कि इसके जो मेन पार्टिकल्स होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, है ना। क्या हो रहा है भाई, ये व्हाट इज दिस क्रेजी थिंग हैपनिंग। इंटेंस लिचिंग होती है यहाँ पर, जो हमें याद रखनी है। बोर्ड भी कह रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया आज तो, है ना। चलो पढ़ लो चुपचाप से। लेटेराइट सॉइल मोस्टली डीप और एसिडिक होती है। जनरली प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है, इसमें ज्यादा प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। और मोस्टली बच्चा ये वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ लिटिल बिट पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन बस इधर से ही आता है, तो उसको ब्रिक और इंटेंस लिचिंग किसमें होती है सबसे ज्यादा, तो यही आता है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा एरोजन एंड डिग्रेडेशन होता है, तभी इसको लिचिंग बोलते हैं। अगर हम इसको अच्छे से थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी बच्चा। और केरला एंड तमिलनाडु के एरिया में काफी ज्यादा टी एंड कॉफी और रेड लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट ही है लेकिन रेड लेटेराइट कैश्यू नट के लिए, और ये हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था। दिस वॉज देयर इन दी सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में इतने छोटे से एरिया से क्वेश्चन आया था, तो इमेजिन करो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़नी पड़ेगी। एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल हमारी रेड टू ब्राउन कलर में होती है, जो इंडिया के राजस्थान वाले पार्ट में सबसे ज्यादा मिलती है, विच वी हैव सीन। जनरली काफी ज्यादा रेतीली होती है बच्चों, और काफी ज्यादा नमकीन होती है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो दैट रीजन, राइट। सम एरियाज में इसका सॉल्ट कंटेंट काफी हाई होता है, और उसको ही हम इवेपोरेट करके अपना जो देसी नमक, देश का नमक, टाटा नमक खाते हैं इधर से। ड्राई क्लाइमेट में हाई टेम्परेचर में इवेपोरेशन है, सॉइल में हमस नहीं मिलता, मॉइस्चर नहीं मिलता। लोअर होरिजन की बात करें तो कंकड़ मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग कैल्शियम कॉन्टेंट टूवर्ड डाउनवर्ड्स, बिकॉज पानी है नहीं ना बैलेंस करने के लिए, सारा पानी तो इवेपोरेट हो गया, सारा पानी तो सूरज ने पाइप लगा के, स्ट्रॉ लगा के निकाल लिया। कंकर लेयर फॉर्मेशन जो है वो हॉरिजन इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ये सॉइल को थोड़ा बहुत कल्टिवेबल बनाया जा सकता है। दैट इज हाउ वी हैव अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन हैपनिंग इन राजस्थान, ठीक है। तो एरिड सॉइल के बारे में बस यही चीजें याद रखना है सबसे ज्यादा, कि हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और हाई टेम्परेचर की वजह से बच्चा हमें थोड़ी सी चीजें सफर करनी पड़ती है। हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन फास्टर होता है और ये ड्राई हो जाती है, ठीक है। दिस वाज समथिंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर। फिर हमारी आ जाती है लास्ट, विच इज द फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ऑब्वियसली माउंटेन वाले एरिया में मिलती है, यहाँ पर सफिशिएंट बारिश होती है। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा डिफर करता है, कभी कभी लोमी होती है, कभी बहुत खुरदुरी होती है, ज्यादातर ये स्नो से कवर्ड होती है। तो दिस वाज वेरी वेरी बेसिक ली, जो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहिए था। सबसे ज्यादा कहाँ पर, हिमालयाज में, जो कि अगर आपने मैप पर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा ये वाले एरिया की, और हल्के हल्के ये वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट द फॉरेस्ट सॉइल लुक्स लाइक। ये these soil found in the lower part of valleys, particularly on the river terrace and alluvial fans, जो हमारे जहाँ पर एलुवियल प्लेन्स मिलते हैं और रिवर का टेरेस मिलता है वहां पर ये सबसे ज्यादा, यानी कि रिवर का भी टेरेस होता है, ऑब्वियसली रिवर का भी टेरेस होता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे टेरेस होता है, जहां से रिवर अपना ओरिजिन जो है हमें दिखा रही है, वहां से सारी चीजें बच्चा हमें देखने को मिल जाती है। अब इतनी सारी जो हमने सॉइल की बात करी, इन सॉइल को भी हमने बहुत ज्यादा खराब किया है, और ये हमारा लास्ट पोर्शन है। इस सॉइल को भी हमने बहुत ज्यादा खराब किया है, परेशान किया है बहुत ज्यादा, और इसका खराब हमने कैसे किया है वो जान लो जल्दी से। देखो जब हम इसकी बात करते हैं, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोशन। इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी चीज कुछ इरोड हो रही है और कुछ बन रही है, इरोड हो रही है और कुछ बन रही है। सो इरोजन एंड डेपोजिशन दो प्रोसेस है, ठीक है। इरोजन एंड डेपोजिशन, आप कुछ काम कर रहे हो फिर उसको खराब कर रहे हो, फिर उसको बना रहे हो फिर उसको खराब कर रहे हो। तो मान लो कि तुम कोई पेपर वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो पेपर वेस्ट गायब तो नहीं हो रहा है ना। मान लो कि तुम कुछ लिख रहे थे एक पेपर पे, वो खराब हो गया, तुमने पेपर को कुछ चुरमुर बनाया फेंक दे, फिर लिख रहे थे कुछ, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके यहाँ से चले जाएगा, लेकिन कहीं तो डिपॉजिट हो रहा है ना, एग्जैक्टली।
जो हमारी सॉइल होती है वो रॉक से बनती है, और रॉक से जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले हैं वो कहीं और जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इरोजन होगा, डेपोजिशन होगा, इरोजन होगा, डेपोजिशन होगा, ये कॉन्टिन्यूसली मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने इस पूरे डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने में पूरा का पूरा अपना टांग अड़ा दिया है। तो जितने हिसाब से इरोजन होता है और मिट्टी बनती है, उस हिसाब से जितनी मिट्टी बनती है उसके हिसाब से ज्यादा मिट्टी इंसान खर्च कर रहा है। समझा? कि पैसा तो हम लोग 50 रुपीज कमा रहे हैं लेकिन खर्च कर रहे हैं 5,000। वाओ, एग्जैक्टली। तो इरोजन और डेपोजिशन अगर होता है तो बच्चा वो नेचुरल है। देखो नेचुरल जब तक है जब इनके बीच में एक बैलेंस है। इरोजन हुआ, डेपोजिशन हो गया, इरोजन हुआ, फिर मिट गया, फिर आ गया, फिर मिट गया, फिर आ गया, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने इसको पूरा तबाह कर दिया। ये तबाह कैसे किया? डिफॉरेस्टेशन से। हमने ओवर ग्रीजिंग कर दी, हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। नेचुरल फोर्स है विंड, ग्लेशियर और वाटर। अब देख रहे हो आप, ये जैसे कि विंड हवा करती है, ग्लेशियर करते हैं और रिवर करती है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, रिवर मतलब वाटर करता है। ये कुछ बेसिक है जो कर रहा है, जो हम नहीं थे तब से कर रहा है। लेकिन इंसान आया तो उसने अपनी अजीबोगरीब चीजें शुरू कर दी। अब उसने जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए। तो जंगल और पेड़ काटे तो फिर क्या देखा? अरे अब जंगल और पेड़ काट दोगे तो प्लांट्स रुकेंगे नहीं ना। प्लांट्स कैसे रुकेंगे? मिट्टी ड्राई हो जाएगी। प्लांट्स ही तो मॉइस्चर को होल्ड करके हुए थे, वरना तो इवेपोरेशन हो जाएगा, धूल मिट्टी उड़ के सब कुछ उड़ने लगेगा। एंड सेम चीजें हुई भी। ऐसे ही जब कोई भी रनिंग वाटर जो है क्ले सॉइल के जो है करता है तो बच्चा वो गलीज बना के फिर वो उसको बैडलैंड बना देता है। ऐसे हमारे पास चंबल की घाटी में ऐसे रिवाइंस मिलते हैं। वाटर जो है बहुत बार कोई एक शीट को खराब कर देता है, जिससे एक शीट इरोजन हो जाता है और सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो उड़ जाता है, जिसको हम शीट इरोजन कहते हैं। जैसे अगर पार्क वगैरह में जाते हो तो एक पार्क में आपने कभी जगह देखी हो तो एक जगह बिल्कुल भी ग्रास नहीं होते, वहां पर कीचड़ कीचड़ होता है, क्योंकि वो इरोड हो चुका है, वहां से मिट्टी गई है, वहां पर मिट्टी नहीं बची है। दैट इज समथिंग जो कि अब उसका बॉटम लेयर आ गया है, अब उसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो ब्राउनिशनेस, अब वो चिपचिपा रेत है बस। ठीक है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सॉइल। अब बहुत सारी जगहों पर बच्चा विंड उड़ा के ले जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सूखा इतना ज्यादा है। ये ऐसी जगह है, सूखा है, मान लीजिए ड्राई है, वैसे तो गली रिजनर है, बट और हवाई और इसको बुड़ा के ले जाएगी, क्या करो? कुछ भी नहीं, नीचे हमारे पास पत्थर बच जाएंगे। ये सारी चीजों के पीछे गलत तरीके से खेती करना, गलत तरीके से पानी का फ्लो नहीं रोक पाना, इन सारी चीजों की वजह से बच्चा हमारे पास सिग्निफिकेंटली बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन डो नॉट वरी, हमारे पास सोल्यूशन भी है, और इतने सारे एरिया में सोल्यूशन भी दिया हुआ है। वाह बेटा वाह! इतने से एरिया में हमारे पास ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये सॉइल कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ये पैराग्राफ। हाँ, सिर्फ ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे ऊपर बात हो रही है कॉन्टूर फ्लोइंग का। ठीक है, गलत हो गया स्पेलिंग, जस्ट गिव मी मोमेंट। सबसे पहले बच्चा बात हो रही है कॉन्टूर फ्लोइंग। सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसे तरीके से खेती करना कि जो पानी का फ्लो है वो रोका जा सके। दूसरे ऑप्शन में बात हो रही है टेरेस कल्टीवेशन या टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग करने जो हमारे बहुत सारे हिली एरियाज में होती है, जो मेजरली हिमालयाज में होती है, वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है, सो दैट सॉइल का जो इरोजन हो रहा है वो ऐसे 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 करके थोड़ा स्लो डाउन। ऐसे होता तो ऑब्वियसली ग्रेविटी उसको ज्यादा जल्दी से अपने साथ ले जाती, ले तो इसमें भी जाएगी, लेकिन हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं इस पूरे प्रोसीजर को। टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर फ्लोइंग से हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, हम लोग स्ट्राइप क्रॉपिंग। ठीक है, स्ट्राइप्स में हम लोग खेती करें तो इतने में हम जो छोटी मोटी उड़ने वाली चीजें हैं उसको ढक देंगे। सिमिलरली एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें हम आपको चीजों को टाइम दे देंगे, सो दैट जो भी ग्रास है वो उसको ग्रास मिट्टी को होल्ड करके रखे, सॉइल हमारी नहीं उड़ेगी, कहीं नहीं जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्चुअली शेल्टर बेल्स। कोई भी एरिया में बच्चा शेल्टर बेल्स लगाना। ठीक है, शेल्टर बेल्स क्या होता है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। शेल्टर बेल्स मैं बता देती हूँ। कोई भी एरिया जब होता है, जब उसके चारों तरफ एक पेड़ पौधे की बेल्ट लगा दी जाए, और ये पेड़ पौधे बच्चे क्या है, फर्दर मिट्टी को उड़ने नहीं देंगे, यहीं पर मिट्टी ट्रैप होके रहेगी, और बाकी बाहर से आने वाले डस्ट को भी अंदर एंटर नहीं होने देंगे। बाहर से आने वाला जो भी डस्ट होगा, सैंड ड्यून्स होगा, उसको भी एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि सैंड ड्यून्स अगर अच्छी मिट्टी पर आगे लेट गया तो अच्छी मिट्टी को भी खराब कर देगा, और ये सबसे ज्यादा वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है। सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स which we were supposed to consider। लाइन बाय लाइन हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चा हमने डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा है।
अब एक भी इंफॉर्मेशन हमने मिस नहीं करी, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर अच्छे से बहुत डिटेल वर्जन में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। ना दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपको लगा होगा कि हाँ चलो एटलीस्ट हमने एनसीईआरटी से थोड़ी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करी हैं और मुझे थोड़ी सी अब कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब आप जब भी नेक्स्ट लाइव क्लास में कभी भी आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर पता होंगी। So that was all about the class, everyone. Thank you so much. It's sending you all lots and lots of love. Bye bye. Take care.